हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है, दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ कोर्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को न्यू ईयर गिव में प्रॉमिस किया था कि आई विल अपलोड अ कोर्स अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें आई विल ट्राई टू टीच अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो हियर आई एम विद दैट कोर्स। गाइस देखो, होता क्या है, जब भी एक बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सोचता है, कोई ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, एंड आई कैन बी ऑप्शन ट्रेडर। बट ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अबाउट चूजिंग द करेक्ट स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में और भी काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके ग्रीक्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर उसे इफेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसे हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए समझना पड़ता है। सो इन दिस कोर्स आई एम गोइंग टू try to cover all that topic which is important for the option trader to learn before starting the option trading. सो बिफोर आई गो टू द टॉपिक, बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ. So let's start. In this course, I'm going to try to cover this 8 topic. Number 1, the basic of option trading, क्योंकि हमें पहले basic पता होना चाहिए. Number 2, option market structure, कि option market का structure क्या होता है. Number 3, which are the factors that impact the option. Number 4, we will try to analyze something about the option chain, क्योंकि option chain analysis करनी भी बहुत जरूरी होती है. और OI data. Then we will understand about some option Greeks. Then we will try to about the custom approach, कि एक retail trader जब option trading करना चाहता है तो उसे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कैसे क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, कैसे उसे अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करना चाहिए. देन वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट समथिंग अबाउट द हेजिंग, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग भी करनी सीखनी बहुत जरूरी होती है. एंड देन हाउ नॉट टू लूज द मनी, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो अगर मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी चारों के चारों टॉपिक, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी. तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने का सोचा है. सबसे पहले समझते हैं द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग. व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग? What is option trading? Basically option trading क्या होती है? Suppose you are bullish for the Reliance. आप Reliance को लेके bullish हो. अब आप रिलायंस में बाय करना चाहते हो स्टॉक, बट यू डोंट हैव सच मच मनी कि आप स्टॉक बाय कर लो, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक 2700 रुपए का चल रहा है. और अगर आपको 100 स्टॉक भी खरीदने हैं तो आपको मोर देन 2 लाख रुपीज चाहिए. यू नीड हाउ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बाय द स्टॉक. बट इंस्टेड ऑफ बाइंग द स्टॉक, आपने क्या किया, आप उसकी कॉल बाय कर ली. यू बाय द कॉल ऑफ रिलायंस. अब आप रिलायंस में आपने कॉल बाय कर ली. अब आप रिलायंस के शेयर होल्डर नहीं बने, बट अगर रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपके कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, तो यू विल मेक द प्रॉफिट. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, कि आपने कॉल बाय कर ली कि अब आपको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो आई विल मेक द मनी. बट जो शेयर होल्डर को रिलायंस के बेनिफिट मिलता है वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बट स्टिल अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है तो यू विल मेक द मनी. तो ये बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग यही होती है कि व्हेन यू आर वांट टू बेट ऑन सम पर्टिकुलर इंडाइसेस, ऑन पर्टिकुलर स्टॉक्स, कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द स्टॉक और इंस्टेड ऑफ सेलिंग द स्टॉक या इंस्टेड ऑफ बाइंग द इंडाइसेस, यू आर बाइंग द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो आई विल मेक द मनी एज आई शेयर. Market and option trading. Call option. The holder have a right to buy the underlying asset at the strike price before it got expired. मतलब आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपने एक कॉल बाय कर ली, बट उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी. तो उस एक्सपायरी डेट तक आप उस कॉल होल्डर हो, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि उस एक्सपायरी डेट तक अगर वो स्टॉक ऊपर चला गया तो जितने भी वो ऑप्शन एक्सपायर होगी, दैट इज योर प्रॉफिट. और यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, और इंस्टेड ऑफ बाइंग सेलिंग द स्टॉक, आपने उसकी पुट बाय कर ली, और अंटिल द एक्सपायरी जितना ज्यादा वो स्टॉक नीचे करेगा उतना ज्यादा आपको पुट में प्रॉफिट होगा, और जब तक वो पुट एक्सपायर हो जाएगी यू विल गेट द मनी. नाउ when we do the option trading, whenever we do the option trading, we do the option trading in 2 forms. आपको पता होगा हम 2 तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या तो हम ऑप्शन बाय करते हैं या हम ऑप्शन सेल करते हैं. जब हम ऑप्शन बाय करते हैं, इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊंगी कि ऑप्शन बाइंग को मैं क्या बोलती हूँ. ऑप्शन बाइंग को मैं बोलती हूँ कि यू आर पेइंग द प्रीमियम. व्हाट आई मीन बाय यू आर पेइंग द प्रीमियम, दैट कि मान लो मैं रिलायंस को लेके बुलिश हूँ, मेरे पास उसकी कॉल चल रही है 70 रुपए की, मैंने 70 रुपए का प्रीमियम पे किया, और मैं रिलायंस को लेके बुलिश हूँ और मैंने बोला कि रिलायंस ऊपर जाएगा, मैं 70 रुपए का प्रीमियम पे कर रही हूँ. अब उस 70 रुपए से ऊपर जैसे जैसे रिलायंस ऊपर जाएगा, उस 70 रुपए से ऊपर जितनी भी वो ऑप्शन का प्राइस बढ़ता जाएगा, वो मेरा प्रॉफिट है.
ये 70 रुपये मैंने एज आपको प्रीमियम दे दिए, ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है कि 70 रुपये तुम रखो, मैं रिलायंस को लेके बुलिश हूँ। अब रिलायंस से जितना ऊपर जाएगा और इस 70 रुपये से ऊपर जितनी वो ऑप्शन जाएगी वो मेरा, और वो जो 70 रुपये से जैसे जैसे मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट चली जाती है, रिलायंस गिर जाता है, तो 70 रुपये से जितना जितना वो नीचे चला जाएगा मेरा लॉस है, और 70 रुपये से ज्यादा मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक 70 रुपये का ही एक बेट लगाई है कि 70 रुपये की मैं रिलायंस पे कॉल पे बेट लगा रही हूँ, 70 रुपये से मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसके अगेंस्ट होती है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग को हम कहते हैं गेट द प्रीमियम। जैसे ऑप्शन बाइंग थी पे द प्रीमियम, ऑप्शन सेलिंग इज गेट द प्रीमियम। इंस्टेड ऑफ, देखो जैसे मैंने बोला मैं रिलायंस को लेके बुलिश हूँ, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग द पुट, सॉरी बाइंग द कॉल, मैंने पुट सेल कर दी। मेरी पुट का 65 रुपीज की एक पुट सेल कर दी, मैंने रिलायंस की एक पुट सेल कर दी, मैंने कॉल नहीं बाय करी, मैंने पुट सेल कर दी। पुट सेल करने के बाद मैंने एक 65 रुपीज का प्रीमियम मुझे मिल गया, ठीक है, 65 रुपीज का प्रीमियम मैंने ले लिया और मैंने पुट सेल कर दी। अब क्या होगा, रिलायंस जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो 65 रुपीज की पुट में प्राइस घटता जाएगा, मतलब वो 65 से 64 हो जाएगी, 63 हो जाएगी, कम होती जाएगी, और वो जितना ज्यादा प्राइस कम होगा दैट विल बी माई प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट होगा। और मेरा प्रॉफिट उतना ही होगा जितना का प्रीमियम की मैंने पुट सेल करी है, मतलब मेरा एक लिमिटेड ही प्रॉफिट होगा 70 रुपीज 65 रुपीज का। बट अगर रिलायंस मेरे अगेंस्ट चला गया, मान लो रिलायंस ऊपर जाने की जगह नीचे चला गया, वो 65 रुपीज की ऑप्शन जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा मेरा लॉस होता जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन सेलिंग मेरा प्रॉफिट है लिमिटेड, बट मेरा लॉस है अनलिमिटेड, क्योंकि जितना ज्यादा रिलायंस गिरेगा वो 65 की ऑप्शन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा मेरा लॉस होगा। एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, जो ऑप्शन बाइंग होती है, ऑप्शन बाइंग में देयर इज अ 1 चांस ऑफ अ विनिंग चांस, बट ऑप्शन सेलिंग में देयर आर 2 विनिंग चांस। व्हाई? अगर सपोज आपने बोला कि मैंने बाय करी है, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब स्टॉक आपके फेवर में जाएगा। रिलायंस अगर आपके फेवर में गया तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर रिलायंस ने कुछ नहीं किया, कंसोलिडेट करता रहा, तो क्या होगा, आपका टाइम डीके की वैल्यू की वजह से आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और रिलायंस आपके अगेंस्ट चला गया तो भी आपको नुकसान होगा, ठीक है। बट तो मतलब हमारे विनिंग चांसेस 3 में से 1 है कि तभी हम प्रॉफिट करेंगे जब स्टॉक हमारे फेवर में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा। बट इन ऑप्शन सेलिंग द विनिंग चांसेस आर ट्वाइस। व्हाई? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा कि अगर रिलायंस हमारे फेवर में चला गया तो भी हमें फायदा, अगर रिलायंस कंसोलिडेट कर गया, मतलब रिलायंस ने कुछ नहीं किया, कंसोलिडेट कर गया, तो भी हमें फायदा, क्योंकि टाइम वैल्यू हमें पैसा दे जाएगी। तो विनिंग परसेंटेज आउट ऑफ 3 इन ऑप्शन बाइंग इज 1 एंड विनिंग परसेंटेज इन आउट ऑफ 3 इन ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन व्हाट आई मीन बाय ऑप्शन मार्केट स्ट्रक्चर इज दैट, द ऑप्शन मार्केट स्ट्रक्चर इज दैट कि ये ऐसे कौन से सर्टेन प्लेयर्स हैं या सेवरल कीज है, सेवरल कंपोनेंट है विच नीड टू बी टेक केयर व्हेन वी आर डूइंग द ऑप्शन ट्रेडिंग, विच नीड टू बी चेक वाइल वी डूइंग द ऑप्शन ट्रेडिंग, कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या ऐसी कंपोनेंट है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइम पे वी हैव टू टेक केयर। सबसे पहले होता है कि व्हाट इज द पार्टिसिपेंट। जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं, हम ऑप्शन बाय करने जाते हैं, अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्टिसिपेट कौन है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इस टाइम हु आर मोर इन्वॉल्व इन द ऑप्शन ट्रेडिंग मीन्स इस टाइम कॉल बायर ज्यादा है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिसिपेंट कि हु आर पर्टिकुलर, इस टाइम पे कौन इस टाइम मार्केट में ज्यादा एक्टिव है, इस टाइम हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग में, मीन इस टाइम पुट बायर ज्यादा है या कॉल बायर ज्यादा है। वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमें ये पता चलता है कि इस टाइम मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, हु वेयर देयर बिग प्लेयर इज ट्राइंग टू टेक द मार्केट। क्यों, अगर मार्केट में पुट बायर इस टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अगर इस टाइम मार्केट में कॉल बायर ज्यादा है, इसका मतलब वो मार्केट को नीचे लेके जाना है। तो पहला जो फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइम कि हु आर द पार्टिसिपेंट, हु आर मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस टाइम इन द ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल बायर और अ पुट बायर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम जो बिग प्लेयर्स हैं वो किस साइड की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन अगर आपको पार्टिसिपेट समझ आ गया, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सेकंड फैक्टर इज विच ऑप्शन ट्रेडिंग यू वांट टू डू। इस टाइम आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो आप ऑब्वियसली आप कॉल बाय करना चाहोगे, मतलब कौन सी ऑप्शन आप बाय करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश है तो व्हाट विल यू डू, यू विल ट्राई टू बाय द पुट। तो आपको फर्स्ट सेकंड फैक्टर ये समझना है कि व्हाट यू वांट ट्राइंग टू डू, आप ऑप्शन बाय कॉल बाय करना चाहते हो या पुट बाय करना चाहते हो। थर्ड फैक्टर इज अंडरलाइंग एसेट।
कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो किसकी बाय कर रहे हो, आपको ये भी फैक्टर देखना है। आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो तो आप रिलायंस की कॉल बाय कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी की कॉल बाय कर रहे हो, आप निफ्टी कर रहे हो तो आप निफ्टी की कॉल बाय कर रहे हो। तो आपको अंडरलाइंग एसेट समझना है कि अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ गए हो कि इस टाइम मार्केट बुलिश है तो आप किस में बेट लगाना चाहते हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, तो कौन सा ऐसा अंडरलाइंग एसेट है जिसके ऊपर आप इस टाइम ट्रेड करना चाहते हो, किसकी कॉल बाय करना चाहते हो। तो द थर्ड फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अंडरलाइंग एसेट। द फोर्थ फैक्टर हैव टू अंडरस्टैंड इज ऑप्शन एक्सपायरी, कि अगर आप कोई अंडरलाइंग एसेट आपने समझ लिया कि बैंक निफ्टी आप ट्रेड करना चाहते हो तो कौन सी एक्सपायरी। देखो अगर स्टॉक्स आप करते हो तो स्टॉक्स में तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होती, वी हैव ओनली मंथली ऑप्शन, एक्सपायरी ऑप्शन। बट अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडाइसेस करते हो तो यू हैव द ऑप्शन कि आपके पास वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी कर सकते हो, आप मंथली ऑप्शन एक्सपायरी भी कर सकते हो। तो द फोर्थ फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कौन सी एक्सपायरी आपको ट्रेड करनी है, कौन सी एक्सपायरी आपके लिए इस टाइम सूटेबल। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन। देखो कॉल एक्टिव है या पुट एक्टिव है, उसके बाद ऑप्शन चेन हमें ये बताता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे इस टाइम पर्टिकुलर कौन एक्टिव है। क्योंकि कई लोग, देखो मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन से ट्रेड करती हूँ, बट कई लोग जो पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकालते हैं ना, वो निकालते हैं ऑप्शन चेन की हेल्प से। किस टाइम अगर मान लो 21,700 पे पुट राइटर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब 21,700 के नीचे मार्केट का जाना इस टाइम मुश्किल है, क्योंकि वहां पे पुट राइटर इसको तोड़ने नहीं देंगे। बट उसके साथ थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है कि कैसे आप उसको निकाल सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेशन ऑब्जेक्टिव, कि आपका जब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, आप हेज करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका बेसिकली पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग का, आप क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। कोई अगर बायर्स है तो वो बाय कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हेज करने के लिए कर रहा है, या बाय कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, या उसने कोई सेल कर रखा है उसको हेज करने के लिए कर रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका पर्टिकुलर बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, ठीक है। देन द नेक्स्ट फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑप्शन प्रीमियम। देखो आपने एक चीज नोट करी होगी, ज्यादातर जब लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, आउट ऑफ मनी ऑप्शन लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है। बट उससे क्या होता है कि अगर उनके टारगेट को टच करने में टाइम लग गया तो उनको लॉसेज हो जाते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम में आपको ये जरूर देखना है कि कौन सा आपको ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चूज करना है ताकि आप मैक्सिमम फायदा उठा सके। ये नहीं देखना कि उसका प्रीमियम कितना है, बेसिकली आपको ये देखना है कि उसके प्रीमियम के अंदर डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, सो दैट अगर आपका टारगेट हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर सके और अपने मैक्सिमम, आपका टारगेट हो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। उसके बाद यू हैव टू ऑप्शन स्ट्रैटेजी। द नेक्स्ट फैक्टर इज ऑप्शन स्ट्रैटेजी, कि अगर आप ऑप्शन के साथ कोई स्ट्रैटेजी, कई लोग नेक्स्ट ऑप्शन खेलते हैं, कई उसको सेटअप के साथ करते हैं कि दोनों तरफ का स्टैंगल बना लिया, स्टैडल बेच दिया, या कवर्ड कॉल कर ली, क्लंडर स्प्रेड कर लिया। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजी। तो आपको भी देखनी कि आप एक नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, हेज करना चाहते हो, या किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो दैट इज द नेक्स्ट फैक्टर यू हैव। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि क्या होता है जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना वो फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ, उसके साथ कुछ उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल्सो, ताकि आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अगर मैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इसके पीछे मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये मुझे इश्यू हो सकता है, कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पक्का पता होने चाहिए। क्योंकि जैसे एक स्टॉक ऑप्शन को लेके एक रूल्स आया है कि अगर आपकी स्टॉक ऑप्शन एंड ऑफ द डे, अगर एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी ऑप्शन एक्सपायर हो जाती है तो आपको, अगर आप उसे बाय सेल नहीं कर पाते हो तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक की उतनी क्वांटिटी में आपको स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे। तो जिन लोगों को इस रेगुलेशन का नहीं पता था, दे पीपल हैड मेड ह्यूज लॉसेस इन द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की डिटेल में पता होना चाहिए ताकि आप गलतियां ना। नेक्स्ट इज मार्केट मेकर। मार्केट मेकर इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम मार्केट में, देखो हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वी आर अ वेरी स्मॉल ट्रेडर्स। हम क्या करते हैं, हमारी जो वॉल्यूम होती है एक लिमिटेड वॉल्यूम होती है, बट जो बिग प्रमोटर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, दे आर द बिग प्लेयर्स, वो वॉल्यूम लाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट मेकर्स कौन है इस टाइम। अगर एफआईआईज है तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मतलब उनकी कहाँ पे पोजीशन ज्यादा है, वो कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप अपनी पोजीशन को उसी अकॉर्डिंग
मैनेज कर सकते। लास्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज मार्केट डेटा। मार्केट डेटा की ऑप्शन का प्राइस क्या है, अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, अगर मान लो आप मैं रिलायंस की एक कॉल खरीद लूँ, उसमें वॉल्यूम है या नहीं है, उसमें लिक्विडिटी है या नहीं है, पता लगे मैंने ऑप्शन खरीद ली, उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, मैं उसे बाय तो कर गई बट मैं उसे सेल नहीं कर पाई, तो आपको लेस चीज देखनी है कि आपके अंदर उसके अंदर की क्या मार्केट डेटा, उसका प्राइस क्या चल रहा है, उसका वॉल्यूम क्या चल रहा है, उसका एनालिसिस क्या, उसमें लिक्विडिटी क्या है, so that you can make the decision. So these are the factors which you have to understand before starting the option trading. तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दे दूंगी ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको. So the third thing you have to understand while doing the option trading is that कि what are the factors that impact the value of option. कि ऑप्शन के आपने नोट किया होगा, कभी ऑप्शन के प्राइस हाई हो जाते हैं, कभी ऑप्शन के प्राइस लो हो जाते हैं, कभी ऑप्शन एकदम से बहुत महंगी हो जाती है, कभी ऑप्शन एकदम से बहुत सस्ती हो जाती है, और कई बार ऐसी भी चीज होती है कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रही होती है बट हमारी ऑप्शन के प्राइस नहीं बढ़ रहे होते. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऑप्शन के प्राइस पे दे इम्पैक्ट. तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. फर्स्ट द अंडरलाइंग प्राइस. सबसे पहले अंडरलाइंग प्राइस से मेरा मतलब ये है कि सपोज निफ्टी चल रही है 21,500 की, ठीक है, आपकी इन द मनी ऑप्शन है 21,450, ये सस्ती होगी, ठीक है. आप थोड़ा और डीप इन द मनी जाओगे 21,200 400, महंगी होगी. तो अंडरलाइंग प्राइस मतलब कि जितना इस टाइम निफ्टी का प्राइस चल रहा है. और एक चीज ध्यान रखना, जो प्राइस होते हैं ना, ऑप्शन के प्राइस होते हैं डिप इन द मनी आउट ऑफ मनी, वो स्पॉट प्राइस से ड्राइव होते हैं, नॉट फॉर द फ्यूचर प्राइस. अगर आपकी निफ्टी 21,500 पे चल रही है तो उसके नीचे के जितने भी कॉल ऑप्शन होंगे वो सारी इन द मनी होंगे, और उससे ऊपर की जितने भी पुट ऑप्शन होंगी वो सारी आउट ऑफ मनी होंगी. तो ये सारी ड्राइव होती है स्पॉट प्राइस से. दैट इज अंडरलाइंग प्राइस कि आपका इस टाइम उसका पर्टिकुलर इंडाइसिस का या पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, उसी प्राइस के बेस पे हमारी जो ऑप्शन का प्राइस होता है मूव करता है. क्योंकि जो हमारी ऑप्शन में होती है वो दो चीजों से बनी होती है. वन इज प्रीमियम, सेकेंड इज टाइम वैल्यू. तो प्रीमियम जो होता है वो कैलकुलेट होता है द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द अंडरलाइंग प्राइस ऑफ द एसेट. तो वो प्रीमियम जैसे जैसे वो और डीप इन द मनी आती जाती है तो वो हमारा और महंगी होती जाती है. तो पहली चीज जो इंपैक्ट करती है दैट इज अंडरलाइंग प्राइस. सेकेंड, इसी में मैंने कवर कर दिया स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी स्ट्राइक प्राइस डीप इन द मनी होती जाएगी उतनी ज्यादा वो महंगी होती जाएगी. तो अंडरलाइंग प्राइस के बाद स्ट्राइक प्राइस की जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है वो जितना ज्यादा डीप इन द मनी होता जाएगा उसका जो प्राइस होता जाएगा वो उतना ज्यादा कॉस्टली होता जाएगा. तो सेकेंड थिंग जो हमारा इंपैक्ट करता है फैक्टर दैट इज अ स्ट्राइक प्राइस. थर्ड इज पीरियड बिफोर द एक्सपायरी. व्हाट आई मीन बाय द पीरियड बिफोर द एक्सपायरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है वो दो चीजों से बनी होती है, प्रीमियम प्लस टाइम वैल्यू. तो जितना ज्यादा दूर हमारी एक्सपायरी होगी, जैसे आज है सैटरडे, ठीक है, आज है सैटरडे और हमारी एक्सपायरी होनी है वेडनेसडे, तो कितने दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे, 3 दिन पड़े हैं. तो इसका मतलब टाइम वैल्यू स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा है. जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, ट्यूसडे को जाके उसके जो स्ट्राइक प्राइस की टाइम वैल्यू भी और कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा टाइम ज्यादा है उतना ज्यादा हमारी टाइम वैल्यू ज्यादा, उतना ज्यादा प्रीमियम महंगे है. क्योंकि तभी आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन हमारे जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, और फ्राइडे को, जैसे थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है और फ्राइडे को जो प्रीमियम होते हैं वो महंगे होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एक्सपायर होने में 5 दिन पड़े हैं और थर्सडे को उस ऑप्शन ने उसी दिन एक्सपायर होना होता है, टाइम वैल्यू कम हो जाती है. तो दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन प्राइस आर सस्ते. तो हमारे पीरियड बिफोर द एक्सपायरी भी हमारे लिए मैटर. नेक्स्ट इज ऑप्शन टाइप, कि आप कौन सी ऑप्शन लेना चाहते हो, कॉल या पुट, ठीक है. द नेक्स्ट फैक्टर इज डिविडेंड. जो डिविडेंड होता है वो इंडाइसिस की ऑप्शन प्राइसेस पे इतना असर नहीं करता है, स्टॉक्स पे करता है. क्या होता है, जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक डिविडेंड देता है तो वो क्या करता है, वो डिविडेंड की वैल्यू स्टॉक प्राइस से कम हो जाती है. मतलब वो हमारा जितना भी उसने डिविडेंड दिया उतने में स्टॉक प्राइस में वो वैल्यू कम हो जाती है. तो जैसे ही वो फेस वैल्यू से वो कम होते हैं हमारे स्टॉक प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, और जैसे स्टॉक प्राइस डिक्रीज होते हैं हमारे ऑप्शन के प्रीमियम भी कम हो जाते हैं. तो इसलिए डिविडेंड जब भी कोई स्टॉक देता है तो उसके ऑप्शन प्राइस पे भी इंपैक्ट आता है. नेक्स्ट इज वॉलिडिटी. वॉलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वॉलिडिटी क्या होती है, जब आपने देखा होगा, वॉलिडिटी मीन इंडिया विक्स. अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इंडिया विक्स बहुत हाई चला गया था, मतलब 16 के पहले चला गया था.
ये क्यों हुआ था ये मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे हमारा 1 फरवरी को बजट था, तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उस इवेंट से पहले हमेशा इंडिया विक्स इंक्रीज होती है, क्योंकि मार्केट में वॉलिडिटी बढ़ जाती है। कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होना होता है, जैसे हमारी अगर आप देखो यूएस में फेड मीट थी तो उनकी इंडिया विक्स बढ़ गई, उनकी विक्स बढ़ गई होगी। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो मार्केट की वॉलिडिटी बढ़ जाती है, विक्स इंक्रीज हो जाती है। और विक्स का जो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है ऑप्शन के टाइम वैल्यू पे, ऑप्शन की आईवी पे। आईवी किस पे इंपैक्ट डालती है? जितना हाई आईवी उतना ज्यादा ऑप्शन का टाइम वैल्यू हाई होगा। तो इससे प्रीमियम में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम तो वही रहेगा। अगर 21,400 की कॉल है और 21,500 पे मार्केट चल रही है तो वो प्रीमियम वही 100 पॉइंट ही रहेगा, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में। बट इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो ऑप्शन की आईवी बढ़ जाती है, और जब आईवी बढ़ती है तो ऑप्शन की टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। टाइम वैल्यू मतलब कि अगर किसी ऑप्शन में 5 दिन बाद एक्सपायर होने और अगर हमारी इंडिया विक्स 12 चल रही है तो वो टाइम वैल्यू मान लो 50 होगी। मतलब हमारी इंडिया विक्स 12 चल रही है तो वो टाइम वैल्यू मान लो 50 होगी। तो अगर हमारी इंडिया विक्स 16 हो गई तो वो टाइम वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 70 से 80। का मतलब इंडिया विक्स जैसे जैसे इंडिया विक्स बढ़ेगी ऑप्शन का आईवी बढ़ेगा, ऑप्शन का आईवी बढ़ेगा, ऑप्शन की टाइम वैल्यू बढ़ेगी और हमारे ऑप्शन प्रीमियम महंगे हो जाएंगे। तो द नेक्स्ट थिंग जो इंपैक्ट करती है दैट इज अ वॉलिडिटी। और द नेक्स्ट थिंग जो इंपैक्ट करती है दैट इज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो इंपैक्ट करता है दैट इज ओनली फॉर द स्टॉक। स्टॉक का जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता जाता है हमारे ऑप्शन के प्रीमियम पे असर आता है। इसका इंडाइसिस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। फैक्टर इफ डिक्रीज, अगर इंटरलाइन प्राइस डिक्रीज हो रहा है मतलब गिर रहा है तो हमारे कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस डिक्रीज हो रही है तो कॉल के प्राइस बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम गिरेंगे। वॉलिडिटी अगर डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीजिंग का बता रहे हैं, अगर वॉलिडिटी डिक्रीज हो रही है, आईवी घट रही है तो हमारे दोनों के दोनों स्ट्राइक प्राइसेस पुट हो या कॉल हो वो गिरेगी। अगर आईवी बढ़ रही है तो स्ट्राइक प्राइसेस बढ़ेंगे, मतलब अब हमारे प्रीमियम महंगे होंगे। टाइम ऑफ एक्सपायरी जैसे जैसे पास आता जाएगा हमारे दोनों ऑप्शन के प्राइसेस गिरेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज होंगे तो कॉल के प्राइसेस गिरेंगे, और अगर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे तो पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। और डिविडेंड अगर डिक्रीज होगा घटेगा तो कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे और पुट के प्राइसेस घटेंगे। तो गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। आई थिंक आई विल कन्वर्ट इट टू द 3 पार्ट। अगले पार्ट में मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको पढ़ाऊंगी, और बाकी जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए आई विल ट्राई टू कवर इन द 1 वीडियो। अगर एक वीडियो मुझे लगी लेंथी होगी तो मैं 3 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दूंगी, बट आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर द मोर पार्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।